वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं दो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। स्विट्जरलैंड खूबसूरती के शहर से जाना जाता है। सब लोग कहते हैं कि यहाँ की वादियों में एक अलग सा सुकून मिलता है। ठंड से भरे मौसम में एक दिल को राहत पहुँचाने वाले हवा के झोंके हमारे शरीर को छूकर जाते हैं। स्विट्जरलैंड के मशहूर होटल में आज बहुत बड़ी पार्टी थी, क्योंकि एशिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन के बेटे ने आज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक डेट ऑर्गेनाइज की थी। आज वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली डेट पर आने वाला था। वही स्विट्जरलैंड के एक आलीशान से होटल के कमरे में बैठी हुई एक लड़की, लगभग 5'4" की हाइट, लंबे शाइनी कमर के नीचे तक लहराते बाल, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होंठ, हिरन की जैसी बड़ी बड़ी आंखें, जिसको अगर कोई एक बार देख ले तो उसमें खुद को खोने से रोक ना पाए। उसकी स्किन एकदम मखमल के गद्दे के जैसी गोरी और मुलायम थी। उसकी आंखें गहरी काली थी। वो लड़की दिखने में इतनी सुंदर थी कि उसको पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कहना उसकी खूबसूरती को कम आंकने जैसा होगा। वह लड़की दिखने में लगभग 19 साल की लग रही थी, जो एक बड़े से कमरे में बालकनी में बैठे अपने हाथों में एक फोटो के फ्रेम को लिए हुए मुस्कुराते हुए उस फोटो से बातें कर रही थी। माँ, देखा ना आपने, आज तक मिस्टर कपूर ने हमारी तरफ देखा तक नहीं, और आज जब बात उनके बिजनेस पर आई तो उन्होंने सबसे पहले बिना कुछ सोचे मुझे ही दांव पर लगा दिया। उनके लिए तो मैं कोई मायने नहीं रखती और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर वक्त आपको तकलीफ दी है। और मेरी जिंदगी में अगर कोई सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है तो वह सिर्फ आप थी है और रहेंगी। आज मैं उनकी बात सिर्फ आपके लिए मान रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आपका वास्ता दिया है। आपको पता है, मैंने आपके सपने को पूरा करने के लिए अपना मंजिल ढूंढ लिया है, और आज जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ वह मैं चाहती हूँ इसलिए हूँ, वरना कोई ऐसा नहीं है जो मुझे अपने काबू में कर सके। वह लड़की बोल ही रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और एक 45 साल की औरत अंदर आए, जो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी। बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। उसने आते ही उस औरत ने सामने खड़ी लड़की को देख बड़े ही तंज भरे लहजे में कहा, चलो उठो, भूल गई क्या तुमने अपने पापा से क्या कहा था कि तुम आज जहान के साथ डेट पर जाओगी? तो अब बिना नखरे किए उठो और तैयार होकर निकलो। वैसे भी तुम्हारी माँ ने तो मेरी सारी खुशियाँ छीन ही ली थी, अब तुम भी मेरी बेटी की खुशियाँ छीन रही हो। दोनों माँ बेटी एक ही तरह है। चलो अब जल्दी से तैयार हो और निकलो यहाँ से, आहान तुम्हारा वेट कर रहा होगा। इतना कहते ही उस औरत ने उस लड़की के ऊपर एक खूबसूरत सा पार्टी वेयर ड्रेस फेंका और उस रूम से बाहर आ गई। वह लड़की उस औरत के ऐसे बिहेवियर से बिल्कुल भी गुस्सा या फिर उदास खुश कुछ भी नहीं हुई। वह एकदम से उठी और तैयार होने चली गई। तैयार होने के बाद उस लड़की ने जैसे ही अपने कदम उस होटल से बाहर निकाले कि तभी पीछे से एक आवाज आए, आपको बॉडीगार्ड्स लेकर ही जाने होंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ भी हो गया तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए हमारी बात मानिए और हमारे साथ चलिए। पीछे खड़े उस आदमी की बात सुनकर ऋषिका ने कुछ नहीं कहा और होटल के बाहर निकल गई। वो एक बार फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी थी जहां उसे ना चाहते हुए जाना ही होगा। होटल स्विट्जरलैंड के बाहरी इलाके पर बना हुआ था, जो कि पूरे स्विट्जरलैंड का सबसे महंगा और खूबसूरत होटल था। उनकी कार लगभग 5 किलोमीटर की चली होंगी कि तभी ऋषिका की ब्लैक ऑडी से एक 24 साल का लड़का टकराते हुए बेहद तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। जब ड्राइवर ने देखा कि कोई उसकी गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से गिर गया है तो उसने ऋषिका से कहा, माँ, आई थिंक समवन हैज फॉलन डाउन बिकॉज ऑफ अ कोलिशन विद अ कार। ड्राइवर की बात सुनकर ऋषिका जल्दी से अपनी कार से बाहर आए और उस लड़के के पास चली गई। उनकी कार सबसे पीछे थी, इसीलिए उसके बॉडीगार्ड आगे निकल चुके थे, जिसकी वजह से वहां पर सिर्फ ऋषिका की ही कार मौजूद थी। वो हैरान होकर उस नीचे गिरे हुए लड़के को देखने लगी। वह लड़का दिखने में केवल 24 साल का ही लग रहा था। दिखने में उसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी लग रही थी। वह किसी फिल्मी के हीरो से कम नहीं दिखाई पड़ रहा था। यकीनन ऋषिका ने आज से पहले इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था। उस लड़के ने नेवी वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था। उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। उसके पेट से लगातार खून निकल रहा था और उसके शरीर पर काफी ज्यादा चोट भी आई थी। ये नज़ारा देखते ही ऋषिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो हैं ना? ऋषिका ने उस लड़के के पास नीचे झुककर पूछा, क्योंकि उसे लगा कि उसकी कार से ही उस लड़के की टक्कर हुई थी। उसने जैसे ही नीचे झुककर उस लड़के को देखा तो वह हैरानी और घबराहट मिले जुले भाव से बोली, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, एक सेकंड रुकिए, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। वह लड़का बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका चेहरा मुरझा चुका था। उस लड़के ने जब ऋषिका की बात सुनी तो उसने उससे चिढ़ते हुए अपना सरनामे हिलाकर कहा, नहीं, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं।
उसी पल ऋषिका ने कुछ आदमियों के कदमों की आहट सुनी और साथ ही में उसने किसी को बोलते हुए सुना, हमें उसे आज ही मारना होगा, अगर वह बच गया तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर हम उसका पीछा करते हुए इंडिया से स्विट्जरलैंड तक जो आ गए हैं। उनमें से एक आदमी की बात सुनकर ऋषिका ने अपने मन में ही सोचा कि कहीं ये लोग उस लड़के को मारना तो नहीं चाहते। ये सोचते हुए ऋषिका ने उस लड़के के पेट से बहते हुए खून को देखा तो उसने अपने ड्राइवर से कहा, John, go and bring my scarf which was put on the seat where I was seated and bring it quickly as possible as fast। उसकी बात सुनकर जॉन जल्दी से कार की तरफ गया और कार का डोर खोलकर उसने सीट पर रखा हुआ स्कार्फ उठाया और लेकर ऋषिका को दे दिया। ऋषिका ने जैसे तैसे करके उस स्कार्फ को उस लड़के के पेट से बांध दिया ताकि कुछ पलों के लिए उसका खून रुक सके। उस स्कार्फ को बांधने के बाद जब वह सीधे बैठेगी तभी उसने अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और वह पीछे पलटी तो देखा 5 से 6 हटे कट्टे गुंडे टाइप के इंडियन लोग खड़े थे। जब उन गुंडों ने ऋषिका को उस लड़के के पास देखा तो उनमें से एक आदमी ने बोला, ए लड़की, अगर अपनी जान की सलामती चाहती है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और किसी को यहाँ के बारे में मत बताना, वरना तो फिर तू बचेगी ही नहीं और इस लड़के को हमारे हवाले कर दो। उसकी बात को सुनकर ऋषिका हंसने लगी और हंसते हुए बोली, खुद को बड़ा WWE के चैंपियन समझते हो तो मैं बता दूं कि तुम सब लोग WWE के चैंपियन नहीं, कार्टून में के ओगी लग रहे हो। नहीं नहीं, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा बदतर लग रहे हो तुम सब। तुमसे तो कार्टून भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं। तभी उसकी बात काटते हुए दूसरा आदमी बोला, लड़की खुद को क्या समझती है, हमारे बॉस को इनडायरेक्टली नामर्द बोल रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे बॉस को ही नहीं बल्कि तुम सबको नामर्द बोला है। दम है तो आओ और मुझे मारकर इस कहानी को यहीं खत्म कर दो और साथ ही में इस लड़के को भी अपने साथ ले जाओ। ऋषिका ने आराम से बोला, तुम तो कमाल की खूबसूरत हो, हमें भला तुम्हें मारकर क्या मिलेगा। वैसे भी आज तो हमारा दिन ही बन गया है क्योंकि शादी के पहले सुहागरात मनाने के लिए एक स्वर्ग से उतरी अप्सरा जो मिली है। क्यों भाइयों, सही कहा ना मैंने, एक आदमी ने बोला तो वहां पर मौजूद हाँ 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 सभी गुंडे हंसने लगते हैं। इतनी ही अपनी रात रंगीन करनी हो तो आओ और दम है तो मुझे बस छू के दिखा दो तो मैं खुद ब खुद तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। पर अगर तुम में से कोई भी मुझे छू नहीं पाया तो तुम सबको इस लड़के को छोड़ना होगा। बोलो मंजूर है। तो वह गुंडों का लीडर बोलता है, ठीक है तब तो आज हमारी लॉटरी लग गई, पहली तो लड़की भी हमारी और यह खजाना यानी कि लड़का भी हमारा। रवि और श्याम जाकर उस लड़की को लेकर आ। यस बॉस, रवि और श्याम दोनों ने बोला और ऋषिका की तरफ बढ़ गए। जैसे ही रवि ने ऋषिका को छूने के लिए हाथ बढ़ाया उसने उस लड़के के पेट में एक जोरदार पंच मारा और वह लड़का जाकर कुछ दूर नीचे बेसुध हालत में गिर गया और बेहोश हो गया। जैसे ही श्याम ने देखा रवि की ऐसी हालत हो गई है, वह भी एक लड़की की वजह से, तो वह गुस्से में ऋषिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि उसके सर में एक जोरदार पंच ऋषिका ने अपनी कोहनी से मारा और वह वहीं धड़ाम से गिर गया। सब लोग ऋषिका के इस तरह से लड़ाई करता देख चौंक गए थे। वही बेसुध हालत में पड़ा वह लड़का ये सब देखकर दंग रह गया कि कैसे एक 19 साल की लड़की इतने वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स को मार सकती है। वह तो उसकी खूबसूरती में ही अभी तक खोया हुआ था कि साथ में अब उसको एक और अजूबा देखने को मिल गया। खास बात तो यह थी कि ऋषिका के चेहरे पर स्माइल बनी हुई थी उन गुंडों को मारते वक्त। वह उन सब को घुमा घुमा के मार रही थी जैसे कि उसको मजा आ रहा है उन सब की धुलाई करते हुए। ऐसे ही करके सारे आदमी वहीं पर ढेर हो गए। बस उनका बॉस ही बच गया। जब उन सब के लीडर ने देखा कि सब लोग अब घायल हो चुके हैं तो उसने ऋषिका के पास जा रोते हुए कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर ऋषिका ने कहा, आइंदा से कभी ऐसा सोचना भी मत कि लड़कियां कमजोर होती है, चल निकल यहाँ से। जैसे ही ऋषिका ने अपनी बात खत्म करी वैसे ही वह आदमी ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह। ऋषिक ने वापस से पलट के उस लड़के को देखा और उसके पास जाती है तो देखती है कि वह लड़का अब कुछ रिजेक्ट नहीं कर रहा था और उसका खून तो मानो जैसे पानी की तरह पूरा बह गया हो। उस लड़के के चेहरे पर दर्द छाया हुआ था और उसकी सांसों तो जैसे मानो थम रही थी। सुनिए, हेलो मिस्टर, ऋषिका ने उस लड़के से पूछा, लेकिन उस लड़के ने कुछ नहीं बोला। जब उस लड़के ने कुछ नहीं बोला तो ऋषिका जल्दी से उसके पास गई और अपनी कांपते हुए हाथों से उसको हिलाने लगी। ऋषिका के आंखों से निकलते आंसू लगातार उस लड़के के गाल को गीला कर रहे थे, जबकि वह बार बार उसे उठाने की कोशिश करते हुए उससे पूछे जा रही थी, आप ठीक है ना, आप मर नहीं सकते, प्लीज डोंट डाई, कम ऑन वेक अप, उठो भी अब। हेलो मिस्टर, ये दूसरी बार था जब ऋषिका ने मौत को इतना करीब महसूस किया था। वह डर के मारे रोए जा रही थी। अभी कुछ देर पहले तो ये ठीक था, अब अचानक कैसे? मुझे ऐसे छूना बंद करो, मैं मरा नहीं हूँ, उस लड़के ने अपने होठों को हिलाते हुए कमजोरी से कहा। ऋषिका हैरान थी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और अपने होठों को दबाते हुए शिकायती लहजे में बोली, अगर आप जिंदा हो तो बोल क्यों नहीं रहे थे? आपने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था।
अभी अभी तुमने इतने पावरफुल गुंडे को मार गिराया, वह भी हंसते हुए, और अब देखो कैसी भीगी बिल्ली बन रही हो, उस लड़के ने धीरे से ऋषिका का मजाक उड़ाते हुए कहा। उस लड़के की अभी भी आधी आंख बंद थी, लेकिन वह ऋषिका का खूबसूरत और नाजुक चेहरा देख सकता था। उसकी आंखों की पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी और तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थी। आप यहाँ इस तरह नहीं रह सकते, आपका तो बहुत खून बह चुका है और अभी भी आपका खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, ऋषिका ने कहा। कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ और मेरे आदमी यहाँ आ चुके हैं, उस लड़के ने बोला। ऋषिका कुछ समझ पाती तभी एक ब्लैक रेंज रोवर सड़क के बीचों बीच आकर रुकी और जल्दी से उस कार का दरवाजा खुला और दो आदमी उस कार से बाहर आए और सीधा उस लड़के के सामने सर झुका के बोला, असर। उन्होंने बिना कोई वक्त जाया कि उस लड़के को उठाया और आगे बढ़ गए। वही ऋषिका तो अभी उनको देखे ही जा रही थी, मगर फिर अभी दूसरी तरफ फोन को हाथ में पकड़े हुए आए जॉन ने जब उसे आवाज दी तब जाकर उसका ध्यान भटका और वो भी अपना सर झटकते हुए अपनी कार में आकर बैठ गई। 4 साल बाद मुंबई, इंडिया। एसटी विंसेंट यूनिवर्सिटी चर्च। ऋषिका कॉलेज के गार्डन में बैठी कुछ बच्चों को क्लास दे रही थी कि तभी उसके पास अहान का कॉल आया और उसने तुरंत ही अहान का कॉल उठा लिया। हेलो, तुम जहाँ कहीं भी हो अभी के अभी इंपीरियल होटल के रूम नंबर 2206 में मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओ, अहान ने कहा। हालांकि फोन पर अहान काफी गुस्से में और चिढ़ा हुआ सुनाई दे रहा था, पर ऋषिका को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह तो इस जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन फिर भी इन 4 सालों में उसने अहान को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था और उसे पता था कि 4 साल पहले हुए उस हादसे से अहान का बर्ताव उसके लिए एकदम से बदल गया है। 4 साल पहले जब वह अपने और अहान की फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड छुट्टियां बनाने गई थी तो वहां पर अहान ने उसे प्रपोज किया था और उसने भी दबाव में आकर हाँ कर दी थी। ऐसे ही एक दिन वह अपनी लाइफ की सबसे पहली डेट पर जाने के लिए निकली ही थी कि रास्ते में उसकी कार से एक लड़का टकरा गया और उस लड़की को बचाने के चक्कर में वह होटल लगभग 3 घंटे बाद पहुंची थी। एस एक्सेप्टेड, वह जानती थी कि अब अहान वहां से चला गया होगा और वैसा ही हुआ। जब वह वहां पहुंची तो अहान वहां से जा चुका था। वहां से थोड़ा रिलैक्स होकर अपने घर लौट आई। जब घर आए तो उसे पता चला कि लगभग 1 घंटे तक उसका इंतजार करने के बाद जब अहान थक गया तो वह हॉल में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, जब अचानक से ऊपर लटका हुआ झूमर के तार हल्के हुए और वो उस पर गिरने ही वाले थे कि खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती जो कि अब उसकी लाइफ में शुरू होने वाली थी से ऋषिका की सौतेली बहन माया भी वही थी। जब उसने उसको गिरते हुए देखा तो वह उसे बचाने के लिए उसके पास दौड़ती हुई चली गई। अहान को बचाने के चक्कर में वह उसके साथ नीचे गिर गई, जिसके कारण अहान तो बच गया, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में माया के सर पर बहुत चोट लग गई थी तो तुरंत उसे और अहान को हॉस्पिटल ले जाया गया। तब से लेकर आज तक उसने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की और नफरत भरी नजरों से उसे हमेशा देखता है। इसी दौरान अहान और माया की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी, यह सब जानने के बावजूद भी कि खुराना और कपूर फैमिली ने उसकी और ऋषिका की एंगेजमेंट तय कर दी थी और ऋषिका अब उसकी मंगेतर है। प्रेजेंट टाइम। 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स तो 8 साल पहले ही चुका था। जब उसकी मां का डाइवोर्स हुआ तब से उसकी मां कुछ गुमसुम रहने लगी थी और ठीक 1 महीने बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मिस्टर सिद्धार्थ कपूर ने उसकी मां के मरने के बाद ऋषिका और उसके छोटे 10 साल के भाई अथर्व को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था और ऋषिका कपूर फैमिली की वह प्रिंसेस नहीं रह गई थी, अब तो उसकी जगह माया को दे दी गई थी। ऋषिका की जिंदगी में अब बस उसकी जीने की एक ही वजह थी और वह था उसका भाई अथर्व कपूर जो कि अभी 18 साल का है। लेकिन 2 लोग और भी हैं जिनके कारण वह जीना चाहती थी। उसने अपनी बड़ी से बड़ी मुसीबत की घड़ी में भी उसने हार नहीं मानी, हर मुसीबत को उसने झेला और उसे पार भी किया। उसने अपने डैड को बचपन से ही उसके साथ बुरा व्यवहार करते देखा है, वह तो सिर्फ अपनी बेटी माया को ही प्यार करते हैं। उसने तुरंत ही जाकर रूम नंबर 2206 के डोर पर हाथ रखा और पाया कि अहान का कमरा पहले से ही खुला हुआ है। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का देते हुए आगे बढ़ गई। जब वह थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे रूम के अंदर से 2 लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसको सुनकर उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी और उसका दिल मानो समंदर की गहराइयों में जैसे डूबे जा रहा था। वह तो बस इतना ही सोच रही थी कि वह जो सोच रही है वैसा कुछ ना हो। उसने अपने कदम अंदर की ओर बढ़ाए, जैसा कि उसने एक्सेप्ट किया था। वहीं जमीन पर कपड़े बिखरे हुए थे और बगल में बड़े से सोफे पर दोनों इंसान एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। ऋषिका के आंखों के सामने का नजारा उसके दिल पर छुरी चलाने जैसा था। उसे लगा था कि आज अहान ने उसे सब कुछ शॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था, पर उसने ही कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि अहान ने उसे ये सब कुछ दिखाने के लिए वहां बुलाया था। पिछले 4 सालों से अहान ने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था।
ऋषिका ने अक्सर आहान को दूसरे फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ लव अफेयर की खबरें मिलती थी, लेकिन उसे लगता था कि इन बातों का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उसे आहान की कोई उम्मीद नहीं थी और न ही वो इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। मगर जब उनकी एंगेजमेंट की खबरें सामने आई तो उसका यूं बर्ताव करना उसे ज़रा भी पसंद नहीं आया। मिस्टर खुराना योर फियानसे इज हियर, उस लड़की ने कहा जो उसके बगल में लेटी हुई थी। उसने ऐसा कहते वक्त ऋषिका को बार बार अपनी नज़रों से उकसाने के लिए घूर रही थी। आज से 2 साल पहले जब ऋषिका ने इतनी ही उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया था और उसको तब ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से जाना जाने लगा था, तो पूरी एशिया उसको अपनी आइडियल मानने लगी थी। हर बीते पल के साथ उसके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके कारण उसको एक हफ्ते के अंदर ही पूरे एशिया की नंबर 1 इन्फ्लुएंसर के नाम से बुलाया गया था। उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हर उस नामचीन हस्तियों, खासकर उसकी सौतेली बहन माया के अंदर जलन की भावना उठने लगी थी। उसको लगता था कि अगर वह उससे ज़्यादा पावरफुल बन गई तो उसको उसके सामने झुक कर रहना पड़ेगा। इसीलिए उसने उसके भाई के प्रति इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम न रखने और अपना फेस मीडिया में न दिखाने के लिए राजी कर लिया, और इसी के साथ अपने भाई के खातिर उसने अपने सपनों का गला घोट दिया। पूरे एशिया में ऐसा कोई नहीं था जिसको पता ना हो कि ऋषिका कपूर रेड सर्कल एंटरटेनमेंट ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ आहान खुराना से एंगेजमेंट करने वाली है। उसको सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा था, जिनमें से एक वो लड़की भी थी जो उसके बगल में लेटी थी। ऋषिका की खूबसूरती बाकी किसी भी लड़की की खूबसूरती से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। उसको भगवान ने फुर्सत से बनाया था, लेकिन ये दुख की बात थी कि अब उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई थी। हर कोई उसे अपना मौका देखकर अपने पैरों तले कुचलना और उसे जलील करना चाहता था। सब उसकी खूबसूरती और बुद्धिमानी से जलते थे, जिसमें से वह लड़की भी। उस लड़की के गाल पर किस करते हुए आहान ने कहा, उस पर ध्यान मत दोषी, उसे तो मैंने ऐसे ही बुलाया है ताकि मेरे कुछ पर्सनल काम ही कर दे। वो आखिर उसके पास तो कुछ है भी नहीं करने के लिए। उसकी बात पर ऋषिका को गुस्सा आने लगा था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। उसको आगे आता देखकर वह लड़की हैरान हो गई, क्योंकि उसको लगा था कि जब वह अपने मंगेतर को किसी और की बाहों में देखी गई तो गुस्से में पैर भटकते हुए यहाँ से चली जाएगी, पर यहाँ का तो सीन ही उल्टा था। जैसा उसने सोचा था उसका रत्ती भर भी नहीं हुआ। मिस्टर खुराना, आप अपनी मंगेतर को देखिए, उस लड़की ने कहा तो आहान उठकर उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ गया। वह देखना चाहता था कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। उसको लगा था कि जैसे बाकी लड़कियां अपने मंगेतर को किसी और के बाहों में देखती हैं तो वही या तो गुस्सा होकर या फिर रोते हुए वहां से बाहर निकल जाती है, पर जब उसने उसकी ओर देखा तो वह हैरान हो गया। कंटिन्यू। आहान उठा और ऋषिका की तरफ बढ़ गया। वह देखना चाहता था कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। उसे लगा था वह भी बाकी लड़कियों की तरह ही जब अपने मंगेतर को किसी और की बाहों में देखेगी तो गुस्से में या फिर रोते हुए वहां से चली जाएगी, पर जब उसने उसकी ओर देखा तब वह हैरान रह गया। उसने ऋषिका को एकदम शांत खड़े देखा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना नाराजगी थी, ना खुशी थी, कुछ भी नहीं था। वो बस वैसे ही खड़ी थी। ऐसा करना उसे सबसे अलग बनाती है। वह अपने नंबर 1 इन्फ्लुएंसर होने के खिताब पर खड़ी उतर रही थी। उसको ऐसे खड़ा देखकर आहान की आंखों में गुस्सा उतर आया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मंगेतर किसी और की बाहों में है। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उससे कहा, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े रखो और निकलो यहाँ से। देख नहीं रही हो इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है? अब जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही है तो मैं तुम दोनों के इस तमाशे में एक अच्छी ऑडियंस बनकर ताली बजाऊंगी, ऋषिका ने कहा। उसने अपने गुलाबी होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरी और अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला और कहा, क्यों ना मैं इस मौके को यादगार बनाने, नो यादों में तब्दील करने के लिए एक फ़ोटो ले लूं कि द रेड सर्कल एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ मिस्टर आहान खुराना और लोकप्रिय मॉडल छाया सिन्हा अकेले होटल के एक कमरे में समय बिताते हुए पाए गए। अगर यह फ़ोटो बाहर लीक हो गई तो आई एम श्योर कि यह काफ़ी अच्छी हेडलाइन बनेगी। मेरे पास इससे बेटर हेडलाइन है, रुको बताते हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, द क्वीन ऑफ एशिया ऋषिका कपूर के मंगेतर मिस्टर आहान खुराना ने उन्हें धोखा दिया, वो भी एक डाउन मार्केट मॉडल के लिए जिसकी आए दिन दूसरे कंपनीज के सीईओ के साथ रात गुजारने के लिए मुंह मांगी कीमत दी जाती है। ऐसी खबरें आती रहती है। ये हेडलाइन ज्यादा हिट रहेगी। आखिरकार इन 2 सालों के बाद सब लोगों को मेरे बारे में कोई न्यूज़ मिलेगी और तुम तो जानते ही हो कि ऐसे मामलों में सारी सिंपैथी मुझे ही मिलेगी और हो सकता है कि मैं फेमस भी हो जाऊं फिर से और तुम्हारी ये कंपनी डूब जाए। उसके इस बर्ताव से वहां खड़े उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। उस मॉडल ने ये कभी नहीं सोचा था कि ऋषिका उसके और आहान के बीच इस फायदे के रिश्ते को इतनी मुनाफत और शार्प तरीके से पॉइंट आउट करते हुए उसके करियर को बर्बाद करने की धमकी दे देगी।
उसकी बात को सुनने के बाद अहान ने उस मॉडल को धक्का देते हुए कमरे से बाहर फेंक दिया और ऋषिका के पास जाकर गुस्से में बोला, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? 4 सालों से हमारी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन फिर भी आज तक तुमने मुझे एक किस तक नहीं करने दिया है, और आज जब मुझे जो चाहिए वो दूसरी लड़की से मिल रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या मैं नहीं जानता कि इन 4 सालों में तुम्हें इस इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल कैसे मिल जा रहे हैं? खुद को बड़ा सती सावित्री दिखाती हो, पर मुझे तुम्हारी असलियत पता है। दूसरों का तो तुम बिस्तर गर्म करती हो और आज तक तो मुझे एक किस देने से भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। अरे जाओ, तुम जैसी बाजारू लड़कियों को मैंने बहुत देखा है। उसकी बातों को सुनकर ऋषिका के सब्र का बांध आज पूरी तरह से टूट गया। अपनी मां के चले जाने के बाद एक उसका भाई और अहान ही था जिस पर कुछ % ही सही भरोसा करती थी एक दोस्त के नाते, लेकिन आज उसे पता चल गया था कि अहान कितना गिरा हुआ और घटिया किस्म का इंसान है। उसने ऐसे ही उसे कैरेक्टरलेस लड़की बोल दिया। क्या अगर कोई लड़की किसी को अपने पास नहीं आने देना चाहती है तो इसका मतलब यह है कि वह किसी और के साथ रात रंगीन करके आई है? वाह, क्या सोच है लोगों की। मुझे तो अब अपने आप से घिन आती है कि मैंने कभी अपना दोस्त माना था। गेट लॉस, तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपना करियर और अपना हक सब कुछ छोड़ दिया और आज तुम मुझे ही कैरेक्टरलेस कह रहे हो। शेम ऑन यू मिस्टर खुराना, जस्ट शेम ऑन यू। एक गिरे हुए, घटिया और वाहियात किस्म के निशान हो तुम। ऋषिका ने अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा और वहां से होटल के बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा ली। अहान सिर्फ ऋषिका को पीछे से जाते हुए ही देख रहा था। पता नहीं क्यों उसकी नजरें उसके पतले कमर पर चलेगी, जिसको देखकर एक एक करके उसके दिमाग में ऋषिका का चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके गुलाबी होंठ और उसका परफेक्ट फिगर याद आने लगा। कहीं ना कहीं वह ये जानता था कि ऋषिका पूरे एशिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। आज से 8 साल पहले जब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स होने वाला था तब उसकी मां की तबीयत खराब हो गई थी और उसी के चलते उनकी मौत भी हो गई। उसके डैड तो बस उसकी मां के मरने का वेट कर रहे थे। उन्होंने उसके अगले ही दिन अपनी बचपन की दोस्त निहारिका शेखावत से दूसरी शादी कर ली थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम माया था। 4 साल पहले जब वो लोग स्विट्जरलैंड से वापस आए तो मिस्टर कपूर को उकसाकर और मेलोड्रामा करके निहारिका और माया ने उन दोनों भाई बहनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। अभी उसका भाई अथर्व भी 18 साल का है, जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है। उसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, जो कि इस समय अभी हॉस्पिटल में है। उसने अपने डैड से अपने भाई के इलाज के लिए पैसे मांगे थे पर उन्होंने मना कर दिया था, ये कहकर कि अब उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जब उसने अहान की मॉम यानी कि राखी खुराना से पैसे मांगे थे तो उन्होंने उसको जलील करते हुए कहा था कि अभी मेरी बेटे से शादी हुई नहीं कि उसके पैसे उड़ाना चालू हो गया इनका। उनकी बात सुनकर उसका दिल टूट गया। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था उसकी मदद करने के लिए। हालांकि उसकी माँ ये जानती थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चों का क्या होगा, इसीलिए उन्होंने बैंकॉक में एक लॉकर बनवा रखा था जो कि बैंकॉक में सबसे ज्यादा पैसों वाला बैंक था। यहाँ की सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ही स्ट्रांग थे, जिसमें 150 करोड़ रुपए जो कि उसके दादा ने यानी इंडिया के जाने माने रईसों में से एक मिस्टर कुलदीप कपूर ने अपनी बहू के नाम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटे की शादी उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से करवाई थी और आगे उनके न रहने पर कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पूरा कपूर मेंशन, पूरी प्रॉपर्टी, सारे पैसे अपनी बहू यानी कि आराधना कपूर के नाम कर दिए थे। जब आराधना जी को लगा कि अब उनके जाने का वक्त हो गया है तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी कपूर पैलेस और 150 करोड़ रुपए अपने बेटी के नाम पर कर दिए थे। मिस्टर सिद्धार्थ कपूर के पास बस 50 करोड़ रुपए ही रह गए थे। मिस्टर कपूर ने आज तक किसी को पता नहीं चलने दिया कि यह सारी प्रॉपर्टी, पूरे पैसे, सब कुछ ऋषिका के नाम पर, यहाँ तक कि ऋषिका को भी नहीं पता कि उसकी माँ ने उसके लिए इतना सब कुछ छोड़ कर गई है। ऋषिका होटल के बाहर चलती जा रही थी, उसी कानों में सिर्फ अहान की कही हुई बातें ही गूंज रही थी। उसने अब तक जिन आंसुओं को अपने आंखों में कैद करके रखा था, होटल के बाहर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। आज उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था, एक दोस्त भी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछा और खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, अभी तो मुझे पैसों का इंतजाम करना है मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए। उसने अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ किया। कितना भी दुख दर्द उसने क्यों ना सह रहे हो, पर फिर भी कभी हार नहीं मानी। तभी उसके फोन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड, जिसने इन 4 सालों में उसका हर कदम पर साथ दिया था, रूही का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो डेजी, चलो ना हम आज थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आज मेरे कुछ फ्रेंड्स ने क्लब में पार्टी रखी है और हमें भी इनवाइट किया है, वह सब तुमसे मिलना चाहते हैं। वैसे भी हमारी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है और वह है ड्रिंक्स। बोलो क्या कहती हो, चलोगी मुंबई के सबसे फेमस और एक्सपेंसिव अलेक्सा क्लब में? उसकी बात को सुनकर ऋषिका को सिर्फ एक ही सेंटेंस ने क्लब जाने के लिए मना लिया और वह था, हमारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन है ये ड्रिंक्स। ऋषिका ने जब कुछ बोला नहीं तो रूही परेशान हो गए। उसने पूछा,
क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, तुम ठीक तो हो ना? बोलो यार, चलोगी कि नहीं, रूही ने फिर से पूछा। उसकी बात सुनकर ऋषिका ने कहा हाँ मैं चलूंगी। उसकी बात सुनकर रूही ने एक्साइटेड होते हुए कहा ओके डन, आई विल सी यू इन द क्लब। ऋषिका ने रूही से बात करने के बाद फोन अपनी पॉकेट में रखा और अपनी कार लेकर अपने बड़े से घर की तरफ बढ़ गई। उसका घर मुंबई के बीच एरिया की तरफ था। उसकी गाड़ी सीधा आराधना मैंशन पर रुकी। ये घर उसकी मां को उसके दादाजी ने पहली बार मां बनने की खुशी में दिया था। आराधना सिंह जी मिस्टर कुलदीप कपूर की कॉलेज के दोस्त की बेटी थी। आराधना जी के मम्मी पापा के मरने के बाद कुलदीप जी ने उन्हें अपने घर अपनी बेटी बनाकर रखा और जब वह 20 साल की हुई तो उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ कपूर से उनकी शादी करवा दी। हालांकि सिद्धार्थ आराधना से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता और मजबूरी में उसको यह शादी करनी पड़ी। निहारिका जो बचपन से सिद्धार्थ से प्यार करती थी, जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ ने शादी कर ली है जिसकी वजह से उसका सिद्धार्थ से शादी करके उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का सपना ही रह गया। उसकी इस चाल को कुलदीप जी ने जान लिया था और वही ये भी जानते थे कि निहारिका अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब उन्हें लगा कि अब उनका आखिरी समय आ गया है तो उन्होंने अपनी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी में से अपना सब कुछ कपूर पैलेस से 150 करोड़ रुपए अपनी कंपनी और अपनी सारी प्रॉपर्टी आराधना जी के नाम कर दिया। हालांकि उनके पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टियों से ज्यादा थी जो कि उन्होंने पहले से ही ऋषिका के नाम कर दी थी। उसी का थोड़ा सा हिसाब बाकी के बच्चे अपने बच्चों के बेटों के नाम कर दी थी। जब निहारिका को पता चला कि कुलदीप जी उसकी सच्चाई जान गए हैं तो उसने उनको एक्सीडेंट में मरवा दिया। ये बात आराधना जी जान गई थी और उन्होंने एक लेटर लिख के अपना सब कुछ अपनी बड़ी बेटी के नाम करके बैंकॉक के हायर सिक्योरिटी बैंक में रख दिया था। ऋषिका का घर एक्सपेंसिव चीजों से भरा हुआ था। वहां की कुर्सियां, टेबल, सोफे, पर्दे सब कुछ दूसरी कंट्री के ब्रांडेड चीजें में से थी जो कि उसके दादा ने उसकी मां के लिए लाए थे। ये घर और इसकी सारी चीजें ऋषिका ने संभाल के रखी थी क्योंकि यह घर सिर्फ घर नहीं था, उसकी मां की यादें थी जो उसको अपनी दुख भरी इस दुनिया में सुकून पहुंचाती थी। वह सीधे अपने कमरे में गई, अपने कपड़े चेंज कर कार लेकर अलेक्सा क्लब के लिए निकल गई। अलेक्सा क्लब प्राइवेट रूम। इस समय प्राइवेट रूम में कुल मिलाकर 8 लोग थे। प्राइवेट रूम में ऋषिका ने विस्की के 3 बोतल पी लिए थे, सिर्फ रूही की एक बात मानकर कि हमारी हजारों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है और वह है ये ड्रिंक्स। एक के बाद एक फिर 2 बोतल और पी ली, जिसकी वजह से उसकी हालत के मुताबिक अब उसे चक्कर आने लगे थे। वह वॉशरूम जाने के लिए उठी। उसको इस हालत में देखकर रूही भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। वह अपनी लड़खड़ाते हुई कदमों से बाहर आई और दीवार के सहारे चलती हुई वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया। हालांकि उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी कि अब तो वह इतनी जल्दी उतरने वाली नहीं थी। वह फिर अपने कदमों को बढ़ाती हुई वहां से बाहर आई तो कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनी। ओ माय गॉड, क्या तुम सच कह रही हो? द किंग ऑफ द होल एशिया अद्विक सिंह इज गोइंग टू कम हियर। मैंने सुना है कि वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और द यंग बैचलर भी है। पहली लड़की ने कहा। हाँ, लेकिन क्या फायदा, वह तो लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। मैंने सुना है कि सब लोग उसको गेय कहते हैं। क्या किसी को ये लगता कि इतना हैंडसम लड़का कभी गेय हो सकता है? दूसरी लड़की ने कहा। मैंने तो सुना है उसको बहुत खूबसूरत लड़कियों ने रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई पास नहीं हुआ। उनके इंटरव्यू में किसी ने कहा था कि बचपन में एक एक्सीडेंट होने के कारण उनके निचले हिस्से में कोई रिएक्शन नहीं होता। उनकी बॉडी का निचला हिस्सा किसी काम का नहीं है। पहली लड़की ने बोला, अरे नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना हैंडसम आदमी गेय कैसे होते सकता है। भूलो मत कि वह पूरे एशिया के किंग है। हमें उनके बारे में ऐसी बातें और अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए। अगर उनको पता चला कि हम लोग उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या करेंगे। दूसरी लड़की ने बोला। ऋषिका नशे की हालत में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, इसलिए उसने अपने मन में कहा है कौन अद्विक सिंह जिसको सब लोग किंग कह रहे हैं, क्या वो सच में गेय है? पता नहीं, छोड़ो मुझे, क्या मेरा क्या लेना देना उससे, मुझे थोड़ी ना उससे शादी करनी है, कहकर वह दीवार के सहारे आगे बढ़ गई। वह जब उस प्राइवेट रूम के बाहर खड़ी थी तब उसने कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनाई दी जो अंदर बैठे थे।
रूही बुरा मत मानना, उसको इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई न कोई लड़का तो उसके आगे पीछे रहता ही है। अगर वह ऐसी पार्टी अटेंड करती रही तो उसकी इनकम स्टार एक्ट्रेसेस से भी ज़्यादा हो जाएगी। एक लड़के ने कहा, आइंदा से ऐसी बात मत करना, वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है उसके लिए। उसके माँ के द्वारा सिखाए गए उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं है। रूही ने कहा, वैसे मैंने सुना कि वो कपूर खानदान की बड़ी बेटी है, भले ही उसके डैड ने उसकी मदद करने से मना कर दिया हो, पर उसके दोनों चाचा तो है, उनका क्या। वैसे भी कपूर फैमिली एशिया के जाने माने रईसों में से एक है। दूसरे लड़के ने पूछा, जो कि रूही के बगल में बैठा था। उसके दोनों चाचा उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई के कहने पर मजबूर है, वरना वह लोग तो उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन खुद भी थोड़ा बहुत अपने बड़े भाई पर डिपेंड रहते थे, इसलिए उनके खिलाफ जाने का नहीं सोचा। उसकी फैमिली में कोई भी उसकी सौतेली माँ निहारिका और सौतेली बहन माया को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई की वजह से वो लोग सब टॉलरेट करते हैं। रूही ने जवाब दिया। ऋषिका डोर के बाहर खड़ी यह सब सुन रही थी कि यह सब लोग उसके और उसके फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। उसने जब रूही की बात सुनी तब उसे खुशी हुई कि चलो कोई तो है जो उसका साथ देता है, उसे समझता है, वरना सब लोग सिर्फ उसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। उसने अंदर जाना सही ना समझते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। आगे वह जा रही थी कि तभी अचानक से एक आदमी से टकरा गई। देख के नहीं चल सकते हो, आंखें नहीं है क्या? ऋषिका ने गुस्से में कहा और उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा तो वह उसे देखते ही बर्फ की तरह जम सी गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पूरे एशिया की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी द ब्लू व्हेल एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ था। आज से 1 साल पहले जब उस आदमी ने ऋषिका को अपने साथ एक रात बिताने के बदले में फीमेल लीड एक्ट्रेस का रोल दिलवाने को प्रॉमिस किया, ऐसा कहते हैं। जब उसमें उसके गाल को छुआ तो ऋषिका ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और वहां से चली गई। उसके द्वारा ऐसे रिजेक्ट होने पर उस सीईओ को गुस्सा आ गया, जिसका फायदा उठाकर रहान ने उसी सीईओ के द्वारा ऋषिका कपूर को फिल्म इंडस्ट्री से बैन करवा दिया। वह अब सिर्फ छोटे मोटे रोल ही प्ले कर सकती थी। वह आदमी 33 साल का था। उसने ऋषिका को ऊपर से नीचे तक गौर से अपनी लस्ट भरी नजरों से देखा। पिछले 1 सालों में वह और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, उस हर लिस्ट एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खूबसूरत जिसके साथ उस सीईओ ने अपनी रात बिताई थी। ऋषिका बिना मेकअप के ही अपनी खूबसूरती को छिपा नहीं सकती थी। उसको देखकर वह इंसान फिर से उस पर निशाना लगाने की फिराक में था। तो ये तुम हो? पिछले 1 सालों से कैसी हो तुम? क्या तुम वापस ब्लू व्हेल एंटरटेनमेंट कंपनी में आना चाहती हो? तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मेरी कंपनी में तुम कभी भी आ सकती हो। यू आर ऑलवेज वेलकम, उसी आदमी ने कहा जो अपनी डिजायर भरी आंखों से उसे देख रहा था। ऋषिका को उसकी इस बात के पीछे का मतलब समझ में आ गया था कि वह क्या चाहता है। वह उससे इतना मार खाने के बाद भी ऐसा कह भी कैसे सकता है? ओ तो ये तुम हो? पिछले 1 सालों से कैसी हो तुम? क्या तुम वापस ब्लू व्हेल एंटरटेनमेंट कंपनी में आना चाहती हो? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मेरी कंपनी में तुम कभी भी आ सकती हो। यू आर ऑलवेज वेलकम, उस आदमी ने कहा। उसकी बात के पीछे का मतलब ऋषिका अच्छी तरह से समझ गई थी। वह जानती थी उसको क्या चाहिए। आज से 1 साल पहले वह उससे इतना मार खाकर भी ऐसा कैसे कह सकता है? आपके ऑफर के लिए थैंक यू बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऋषिका ने उसे साफ मना करते हुए कहा और वहां से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उस आदमी ने उसे गंदे और एक्साइटेड नजरों से देखा और जल्दी जल्दी अपने कदमों से उसकी ओर बढ़ गया। वह उसके पास जाकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, ऋषिका तुम्हें यह मुश्किल रास्ता अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और तुम्हें मुंह की नहीं खानी पड़ेगी। ऋषिका ये जानती थी कि वह आदमी ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसलिए उसने तुरंत उसके हाथ को पकड़कर धक्का दिया और अपनी तेज कदमों से वहां से बाहर की ओर निकलने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि यह आदमी अब उसका पीछा जरूर करेगा। और ऐसा हुआ भी। जब उस शख्स ने ये देखा कि ऋषिका ने उसे तीसरी बार रिजेक्ट कर दिया है तो उसने खुद से कहा, ऋषिका अब तुम देखो तुम्हारी यह अकड़ में कैसे दिखाने लगाता हूँ। उस आदमी ने अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर रोल किया और ऋषिका का पीछा करने लगा। ऋषिका ने ये कभी नहीं सोचा था कि द ब्लू व्हेल एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ
उसका इस तरह से पीछा करेगा ये बहुत बदकिस्मती की बात थी कि आज ही के दिन उसका दो घटिया इंसानों से सामना हुआ था। उसने अपनी चलने की स्पीड तेज की और चलते चलते वहां की लॉबी में पहुंची, जो कि एक शानदार क्लब था। वहां पर न ज्यादा स्लो म्यूजिक था और न ज्यादा लाउड। पूरा रूम डिस्को लाइट से सजी हुई थी। वहां का माहौल काफी खुशनुमा और दिल को सुकून पहुंचाने वाला था। इस क्लब में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ अपनी स्ट्रेस मिटाने आते थे। ऋषिका वहां किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जो उसकी मदद करे। तभी उसने देखा कि दो स्टाफ मेंबर्स ने क्लब का दरवाजा खोला और मैनेजर ने कुछ लोगों के सामने अपना सर झुकाते हुए उनको इज्जत के साथ ग्रीट किया। जहां ब्लैक रेमंड सूट पहने एक लड़का खड़ा था और उसके आगे पीछे लोग गिरे हुए थे। ऋषिका के नशे में होने के कारण उसने ठीक तरह से वह उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाई। वह सिर्फ उसका डिजाइन और सलीके से प्रेस की हुई पेंट को देख पा रही थी जो उस लड़के ने पहनी हुई थी। ऋषिका उस लड़की को देखकर बता सकती थी कि वह किसी बड़े परिवार का बेटा है, क्योंकि वह भी एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन से ही बड़े परिवार के बच्चों को किंग्स प्रिंसेस मैनर्स सिखाए जाते थे, जो कि उसने भी बचपन से सीखे हुए थे। वह सीधा उसके पास चली गई और उसने अपने हाथों को फैलाए उस लड़के के गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओ डियर, तुम मुझे यहाँ पिकअप करने आए हो ना। ऋषिका के पास वक्त नहीं था कि वह अपने आसपास देख सके। उसने अपनी आंखें खोली और उस लड़के की तरफ देखने लगी। उस लड़की को देखकर बस शॉक हो गई। वह लड़का दिखने में काफी गुड लुकिंग था। उसके चेहरे के फीचर्स काफी शार्प थे। वह उसको घूरकर देख रही थी कि तभी उसकी नज़र उसकी आंखों पर गई। उसने उसकी आंखों को देखा तो पता नहीं क्यों उसे वह आपकी कुछ जानी पहचानी लगी। उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसने पहले इन आंखों को देखा है। वही ब्लू व्हेल एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ अभी भी उसका पीछा कर रहा था और गुस्से और जलन के मारे आग बबूला हुए जा रहा था। वह किसी भी हालत में आज ऋषिका को हासिल करना चाहता था। उसने जैसे ही देखा कि वह किसी लड़के की बाहों में है तो उसमें अपनी हाथ की मुट्ठी बांधते हुए आगे बढ़ाओ वहां से खींचकर ले जाना चाहता था। हालांकि जब उस आदमी ने उस लड़की को देखा तब उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। उसे पहचान तो नहीं पाया, पर यह जरूर जान गया कि वह जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी है। जब उसने उस लड़के के पीछे देखा कि उनमें से कई चेहरे इंडिया के नामी गिरामी इंसानों के थे, सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि उस लड़के के बगल में खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि सारांश शर्मा है। शर्मा फैमिली का नाम सुनते ही लोगों के कान में बिजली धड़कने लगती थी। इसके दादाजी मिलिट्री जनरल थे और उनकी इंडिया में बहुत पहचान थी। उसके डैड भी एशिया के जाने माने व्यक्तियों में से एक थे और वह खुद पूरे एशिया का एक फेमस मिलिट्री ऑफिसर था। उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया था। जब एक बार उसने अपने डैड को नाराज कर दिया था तो उन्होंने उसे कई सालों के लिए मिलिट्री कैंप में भिजवा दिया था। जैसे ही उस सीईओ ने सारांश के बगल में देखा तो वह और भी ज्यादा शॉक हो गया। इंडिया की सबसे रिचेस्ट और पावरफुल सिंह फैमिली का छोटा बेटा और द किंग अद्विक सिंह का छोटा भाई अगस्त्य सिंह खड़ा है, जो दिखने में लगभग 22 साल का लग रहा था। इन लोगों को देखने के बाद उस आदमी ने देखा कि सारांश उसे बड़ी अजीब नजरों से खुल रहा है तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचान लिया। उसने इतना कहा और पलट गया। वह वहां से जाने के लिए 2 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी उसने पीछे से किसी को आराम से कहते हुए सुना, मिस्टर सिंह। इतना सुनते ही उससे ओके सर से पसीना निकलने लगा। उससे कभी यह सोचा नहीं था कि यह वही इंसान था, द वन एंड ओनली किंग ऑफ होल एशिया, मिस्टर अद्विक सिंह राजपूत। तब जाकर उसको पता चला कि उस इंसान ने उसकी तरफ एक बार भी आंख उठाकर क्यों नहीं देखा। वह आवाज मानव सिंह की थी, जो कि मिस्टर सिंह का पर्सनल असिस्टेंट था। मानव ने देखा कि आज पहली बार एक लड़की ने उसके बॉस को छुआ और उस दिन देखा कि उसके बॉस को पहली बार किसी लड़की को छूने से प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसने अपना सिर झटक कर देखा कि नशे में धुत ऋषिका उसके पास उसके गले में अपने हाथ डाले खड़ी हुई है। वह उसकी ओर देखकर अद्विक की परमिशन का इंतजार कर रहा था कि वह उसे इशारा करे और वह लोग ऋषिका को वहां से ले जाए, पर अद्विक ने अपना हाथ हिलाते हुए मानव को वहीं खड़े रहने का इशारा किया। तब अद्विक ने ऋषिका की तरफ देखा। ये वही थी, ये वही लड़की थी जिसने 4 साल पहले उस रात उसकी जान बचाई थी, जिस दिन वह पूरी तरह घायल हो गया था। सी इज द गर्ल हु सेव हिम ऑन डेट नाइट, यस सी सेव्ड माय लाइफ। ऋषिका को देखकर अद्विक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने काफी धीरे और
चार्मिंग तरीके से पूछा। एक्सक्यूज मी मिस, मुझे लगता है आपने मुझे गलत समझ लिया है। उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि ऋषिका ने उसे डियर कह के पुकारा था। ऋषिका को पूरी तरह से नशे ने घेर लिया था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसके मन में जो आ रहा था वह बोले जा रही थी। उसने उसके चेहरे पर उसको देखकर एक मुस्कुराहट महसूस की और उसके सवाल को सुनकर अपने होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, मैं बस आपको अपने ड्रामे में शामिल कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए। अब तो वह पागल डॉन की चला भी गया होगा। चलो मैं अब चलती हूँ। 1 मिनट। हाँ थैंक यू। देखो मैंने आपको थैंक यू बोल दिया। अब मत कहना कि मेरा दिल बड़ा नहीं है कि ऐसे ही किसी की जबरदस्ती मदद लेने के बाद उसे थैंक यू ना बोलो। मैं बहुत बड़ी दिल वाली हूँ। इतना बोलकर अपनी लड़खड़ाहट हुई कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वह जा रही थी वैसे वैसे वहां खड़े सब लोग उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। ऋषिका अपनी लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर की तरफ जाने के लिए जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे वहां खड़ा सारांश, अगस्त्य और सब लोग हैरानी से देखने लगे कि आखिर ये इतनी खूबसूरत लड़की है कौन। इसकी जैसी इतनी खूबसूरत लड़की आज तक उन लोगों ने नहीं देखी थी। और आज पहली बार किसी लड़की के छूने पर अद्विक को कोई इरिटेशन वाली फीलिंग नहीं आई। और आज पहली बार उन चारों ने उसे ऋषिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। अद्विक और वो चारों आगे की तरफ बढ़ गए लेकिन सारांश अभी भी उस ओर देख रहा था जहां से ऋषिका अभी अभी गई थी। सारांश ने उससे एक्साइटेड होकर पूछा, अद्विक वह लड़की कौन थी? आज तक तुम्हें कभी किसी लड़की को अपने आसपास भटकने नहीं दिया और इस लड़की ने तुम्हें गले लगाया तो तुम्हें कोई घबराहट, इरिटेशन जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जो कि किसी भी लड़की की तुम्हारे आसपास होने से होती है? तुमने उसे अपने इतने करीब कैसे आने दिया? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ भाई बताओ ना, क्या आप सच में उस लड़की को जानते हैं? अगर ऐसा है तो मैं अभी माँ को कॉल करके कहता हूँ कि वह अपनी बहू के स्वागत के लिए तैयार हो जाए, अगस्त्य ने कहा। तो अद्विक ने उसकी ओर गुस्से से देखा तो वह चुप हो गया। हर कोई जानता था कि मिस्टर अद्विक सिंह शादीशुदा नहीं थे। वह 28 साल के थे, सिंह फैमिली का बड़ा पोता और इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होने के साथ साथ अद्विक लोगों की नज़रों में बेहद चार्मिंग, अट्रैक्टिव और हैंडसम यंग बैचलर था। सारांश ने उसको किसी लड़की को इतना टेंशन देते हुए कभी नहीं देखा। वह तो लड़कियों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था। शर्मा और सिंह फैमिली के अलावा कोई भी यह बात नहीं जानता था कि अद्विक को एंटी वुमेन डिसऑर्डर था जिसके कारण वह किसी भी लड़की के करीब नहीं जा सकता था, सिर्फ अपनी घर की औरतों के। और बचपन में हुए उस एक्सीडेंट की वजह से उसके बॉडी के निचला हिस्सा बेजान हो गया था। सिंह फैमिली ने दुनिया के सबसे फेमस डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि अब बस एक ही सॉल्यूशन है कि उसे रिझाने के लिए खूबसूरत लड़कियों को रखा जाए। उन्होंने ऐसा भी करके देख लिया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ और आज एक लड़की आए और उसके गले लग गई और वह मुस्कुरा रहा था। उसको तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारांश और अगस्त की बातें सुनकर जब अद्विक ने उनकी तरफ देखा जो कि क्लियरली सच जानने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे थे। ये वो लड़की है जिसने कभी 4 साल पहले मेरी जान बचाई थी। यह वह पहली लड़की है जिसने मुझे छुआ तो मुझे इरिटेशन, सफोकेशन जैसी नहीं बल्कि मुझे पहली बार अपने लोअर पार्ट के अंदर हलचल महसूस की थी, किसी को पाने के लिए डिजायर महसूस की थी। तब से लेकर आज तक इन 4 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने उसे याद ना किया हो। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ उसकी वजह, अद्विक ने कहा। तो वहाँ खड़े 4 लोग उसे हैरानी से देखने लगे कि हमेशा गुस्से में रहने वाला इंसान आज ऐसी बातें कर रहा है, वह भी एक लड़की को लेकर। जवाब देने के बाद अद्विक ने उन सब को गुस्से से देखा जिससे वह सब समझ गए कि अब एक और सवाल पूछा तो उनकी जान गई। फिर सब अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। वह लोग आज किसी मीटिंग के लिए आए थे। जब मीटिंग खत्म हो गई तो उन लोगों ने सोचा कि आज यहीं रुक जाए। ऋषिका जो बाहर से निकलकर अपनी फ्रेंड रूही से मिलने उससे प्राइवेट कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे कुछ लोग दिखाई दिए जो कि उस सीईओ के द्वारा भेजे गए थे उसे उसके पास ले जाने के लिए। उसने जैसे ही भी देखा तो अपने चलने की स्पीड और तेज कर दी ताकि वह उन बॉडीगार्ड से बच सके। वह जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़कर कमरे में खींच लिया। जब ऋषिका ने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया तो उसने शुक्र मनाया कि अब वह उस सीईओ के चंगुल से बचकर निकल गई है। अगले ही पल जब उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो उसने देखा कि उसके सामने वही लड़का खड़ा है जिसे
उसने आज बचने के लिए उसे गले लगाया था। अद्विक अभी अभी शावर लेकर आया था, जिसकी वजह से उसने सिर्फ एक टॉवल ही अपनी कमर पर लपेट हुई थी। नशे की हालत में ऋषिका को वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अद्विक ने जब ऋषिका को गौर से देखा तो वह उसे एसडीम लाइट और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज पहली बार उसने अपने प्राइवेट पार्ट में हलचल महसूस की। बचपन से लेकर आज तक उसने अपने निचले पार्ट में कोई हलचल महसूस नहीं की थी। आज पहली बार सिर्फ एक लड़की को देखने भर से है उसके सोए हुए अरमान आज जाग गए थे। आज पहली बार वह अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने उसको उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ऋषिका को नशा अब पूरी तरह से चढ़ चुका था। ऐसे अचानक खींचे जाने से उसके हाथ अद्विक की नेकेड चेस्ट पर चली गई, जिससे अद्विक ने अपने ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया। उसने थोड़ा झुककर ऋषिका की गुलाबी होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और तब वह उसे डीप और पैसिनेट फ्रेंच किस करने लगा। हालांकि आज ऋषिका को किसी सहारे की जरूरत थी जो उसे अद्विक से मिल रहा था, इसीलिए उसने भी उसका साथ देते हुए उसको पैशनेटली किस करने लगी। लगभग 10 मिनट की लॉन्ग डीप किस की वजह से ऋषिका की अब सांस फूलने लगी थी। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये देखकर अद्विक ने उसके गाल पर किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह उसकी नेक पर फिर उसके कॉलर बोन पर बेतहाशा चूमने लगा। उसने उसको आगे की तरफ किया और खुद जाकर उसके पीछे खड़ा होकर उसकी ड्रेस की जिप को अपने दांतों से धीरे धीरे खोलने लगा। उसकी की हुई हर मूव से ऋषिका और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगी। अद्विक ने अब उसकी ड्रेस को पूरी तरह से उतार दिया। उसके सामने ऋषिका की परफेक्ट फिगर वाली बॉडी अब बिल्कुल नेकेड हो चुकी थी। उसकी पतली कमर जैसे कि उसे किसी हीरे की तरह तराशा गया हो। उसकी स्किन एकदम दूध जैसी गोरी और मखमल जैसी मुलायम थी। अद्विक अब उसकी पीठ को बेतहाशा चूमने लगा और ऋषिका अपने दोनों हाथों से अपनी सीने को छुपाए हुए बस अद्विक के होठों को अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। उसने उसके दोनों हाथों को फैला के उसके चेस्ट के सहारे डोर से लगा दिया और धीरे धीरे उसकी हाथों को चूमने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही उसको चूमने के बाद उसने ऋषिका को अपनी तरफ पलटा तो वह अपने दोनों हाथों से अपनी 32D साइज के सीने को छुपाए अपने आंखों को शर्म के मारे नीचे किए हुए खड़ी थी। उसकी गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे। उसको ऐसे खड़ी देखकर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और ले जाकर बेड पे लिटा दिया और उसके दोनों हाथों को उसकी चेस्ट से हटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। उसने उसकी होठों को एक बार फिर से चुमा और धीरे धीरे करके उसके गाल, फिर गले, उसकी कॉलर बोन पर और फिर उसके चेस्ट को बेतहाशा चूमने लगा। उसकी मखमल की जैसी गोरी स्किन मानो जैसे अंधेरी रात में तारे की चमक से जगमगा उठी हो। अद्विक के अपने ऊपर कंट्रोल खो देने के कारण उसने ऋषिका की चेस्ट को चुमते वक्त उसकी चेस्ट को काट लिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से आहह निकल गई। अद्विक ने टॉवल को अब अपनी कमर से हटा दी और ऋषिका के अंदर समा गया। पहली बार जाते ही ऋषिका के मुंह से एक बार फिर आह निकल गई। उसकी आह सुनने के बाद अद्विक ने उससे पूछा, आर यू वर्जिन? उसकी बात को सुनकर उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपना सर को हाँ में हिलाया। उसका जवाब जानते ही अद्विक के फेस पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई। उसने और जोर से ऋषिका को प्यार करने लगा। वो बहुत रुड था। उसको देखते ही पता चल रहा था कि जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, वैसे ही उसकी हालत थी। हालांकि वह भी 26-27 साल का ही था, लेकिन फिर भी आज तक अपनी बंद पड़े हुए निचले हिस्से को पहली बार इतनी देर से भरे हुए देखा। अद्विक को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आज इतने सालों बंद पड़ा उसका प्राइवेट पार्ट आज अचानक सिर्फ एक लड़की जो पहली थी जिसने उसे छुआ था और उसे अपनी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं फील हुए थे। कुछ फील हुआ था तो सिर्फ उसको पाने की डिजायर। इन 4 सालों में उसे हर रोज याद करता था, जिसकी वजह से उसे उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। उसे खुशी थी कि वह जिससे प्यार करता था वह सिर्फ उसकी है। उसको आज तक किसी ने छुआ नहीं है सिवाय उसके देखने की वजह से। जाग जाएगा। लगभग 4 घंटों तक उस कमरे में ऋषिका की आवाज गूंजती रही। अद्विक अब पूरी तरह से सेटिस्फाइड था। वो दोनों 4 घंटे बाद जब थक गए तो अद्विक ने ऋषिका को अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह जब ऋषिका की आंख खुली तो उसे अपने लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा पेन महसूस हुआ और उसका पूरा बदन जैसे टूट रहा था। उसने देखा कि वह एक आलीशान कमरे में थी और उसे अपनी कमर पर किसी भारी चीज के होने का एहसास हुआ। तो उसने अपने बगल में देखा कि उसके बगल में वही लड़का बिना कपड़ों के लेटे हुए था जिसे उसने कल अपने आप को बचाने के लिए गले लगाया था। उसने जैसे ही उस लड़के को बिना कपड़े के देखा तो उसने धीरे से अपनी ब्लैंकेट को उठाकर झांक कर देखा तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था।
उसके दिमाग में अब कल रात की सारी बातें चलने लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे उसके कपड़े सोफे पर रखे हुए दिखे। उसने धीरे से अद्विक के हाथ को अपनी कमर से हटाया और दूसरा ब्लैंकेट ओढ़ कर सोफे तक गई। उसने तुरंत अपने कपड़े उठाया, बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आए अपने कपड़े पहनकर और वहां से तेजी से निकल गई। उसने अपने कार का गेट को खोलो और अपनी पर्स में से चाबी निकालकर कार स्टार्ट करके अपने घर की तरफ निकल गई। उसने अपने घर जाकर सबसे पहले अपने कपड़े उतारे तो देखा उसके शरीर पर ढेर सारे लव बाइट थे जो कि कल रात उसे अद्विक ने दिया थे। उसको अपने शरीर और अपने लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसने तुरंत ही सांवर लिया, अपने कपड़े पहनकर जल्दी से पेन किलर खाकर सो गई क्योंकि कल रात वह सोई नहीं थी। अलेक्सा क्लब अद्विक का कमरा। वह ऋषिका के जाने के बाद लगभग 5 घंटे सोता रहा। उधर जब उन चारों ने उसको अपने कमरे से बाहर निकला नहीं देखा तो उन लोगों को लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई हो, इसलिए उन लोगों ने रूम की डुप्लीकेट की मंगवाई और दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। उन लोगों ने जब अंदर जाकर कमरे का हाल देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रूम का सारा सामान बिखरा हुआ था। अद्विक का टॉवल बेड के नीचे गिरा हुआ था और बेड का हाल तो उससे भी ज्यादा खराब था। बेड के लेफ्ट साइड वाली बेडशीट पूरी रेड हो चुकी थी। वो लोग बेड का हाल देखकर समझ गए कि यहाँ पर कल रात क्या हुआ था। जब उन लोगों ने मुड़कर बगल में देखा तो बेड की दूसरी तरफ अद्विक मुंह के बल लेटा हुआ था। उसने कमर से लेकर पैर तक ब्लैंकेट ओढ़ रखा था जिससे उसकी पीठ साफ दिख रही थी जिस पर ऋषिका के नाखूनों के निशान थे। जब उन लोगों ने उन नाखूनों के निशानों को देखा तो उनको अपनी बात पर पूरा यकीन हो गया कि वह लोग जो सोच रहे थे कल रात भर ही हुआ था। लेकिन सब हैरान थे कि आखिर वो लड़की थी कौन जिससे एक ही रात में अद्विक की ऐसी हालत कर दी कि वह मुंह के बल लेटा हुआ है। उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक लंबी सांस लेते हुए सोफे पर आराम से बैठ गए और कक्षांत को घूरने लगे। लगभग 4 घंटे सोने के बाद ऋषिका उठी तो उसने अपने सामने रूही को पाया जबकि सामने बैठी उसी को ही घूर रही थी। हालांकि ऋषिका को नशे के कारण उसका सर दर्द कर रहा था, जिसको देखते हुए रूही ने कहा तू रुक, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ, और वहां से किचन की तरफ बढ़ गई। बस सीधी किचन में गई और नींबू पानी बनाकर ऋषिका के पास लेकर आए और उसको देते हुए बोला कल रात अचानक से कहाँ गायब हो गई थी तुम? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर मुझे मिली नहीं। औकात मेरे घर पर भी चेक किया तब पर भी तुम यहाँ नहीं थी। कहाँ गई थी तुम कल रात को? ऋषिका अपनी सारी बातें हुई को बता दी थी, इसीलिए उसने यह बात बतानी जरूरी समझे। उसने कहा वो रूही में मैं वो इतना कहकर वो चुप हो गई। क्या जी फॉर गॉड की तरह मैं लगा रखा है? सच बताना, कहाँ थी कल रात? कुछ हुआ क्या? तुम मुझसे बता सकती हो? रूही ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ऋषिका ने आहान से लेकर उस लड़के और उसके साथ कल रात सोने तक की सारी बातें बता दी। उसकी बात सुनकर रूही ही गुस्से में बोली, देखा मैंने सही कहा था ना कि वह तुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ तुझे यूज कर रहा था अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। एक तू ही थी जिसके साथ रहती थी, तू उससे प्यार भी नहीं करती थी लेकिन अपने उस लालची धोखेबाज मिस्टर कपूर के कहने पर उससे शादी के लिए हाँ कर दी। तू तो बस उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और उसी दोस्ती के नाते तूने अपना करियर, अपना फ्यूचर सब कुछ छोड़ दिया। हाँ रूही मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने उसे अपना सच्चा दोस्त माना था और उसने मेरे बारे में इतनी घटिया बातें सोच भी कैसे ली? ऋषिका ने कहा। चल छोड़ो गधे को, ये बता कल रात वाला लड़का हैंडसम था, कैसा दिखता था वह? बताना उसके बारे में। रूही ने एक्साइटेड होते हुए पूछा और अपनी बाहें खुशी से फैला दी जिससे कारण वही पास ही में रखा हुआ ऋषिका का ड्रेस नीचे गिर गया। रूही ने जब देखा कि ऋषिका का ड्रेस नीचे गिर गया है तो वह नीचे झुकी ड्रेस उठाने के लिए, तो उसने देखा वहां पर एक ब्रांडेड ब्रोच गिरी हुई थी जो कि एंटीक पीस थी, लगभग 1 करोड़ की। उसने उसको उठाते हुए ऋषिका से पूछा, ये किसकी है? जब ऋषिका ने उस ब्रोच को देखा तो वह कुछ याद करते हुए बोली, याद आ गया कि यह उसी लड़के का वॉच है जिसके साथ उसने कल की रात बिताई थी, जो शायद गलती से उसके साथ आ गया है। उसने उस ब्रोच को अपने हाथ में लेते हुए कहा, शायद यह उसी लड़के का है जिसके साथ मैंने कल रात बिताई थी। अभी जाकर मैं इसे उस क्लब के मैनेजर को दे दूंगी, वह उन्हें कांटेक्ट करके दे देंगे। चल ठीक है, चली जाना और देकर वापस आ जाना, रूही ने कहा। उसने अपने बैग से 2 बड़े साइज का टिफिन बॉक्स निकाला और ऋषिका को देते हुए बोला, कल रात को शांता ताई ने बताया था कि वह आज नहीं आने वाली है, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए मम्मा के हाथ का ढोकला और पोहा लाया है। मुझे पता है तुझसे खीर बनानी आती है, वह भी वर्ल्ड की बेस्ट। चल जल्दी से हाथ धोकर बाहर आजा, हम लोग साथ में खाएंगे। मैं बाहर जा रही हूँ, खाने की प्लेट लगाने दो, आ जाओ। ऋषिका ने तुरंत अपने हाथ धोए और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। उसने कल दिन भर से कुछ नहीं खाया था। उसको ऐसे जल्दी जल्दी खाना खाते हुए देखा तो वह समझ गई कि उसने कल से कुछ खाया नहीं है। हे भगवान, पता नहीं कब ये लड़की अपना ख्याल रखना सीखी, रूही ने अपने मन में कहा और वह भी खाना खाने लगी।
खाना खाने के बाद रूही ने ऋषिका से कहा, चल ना यार वीडियो गेम खेलते हैं, कितना दिन हो गया हमें खेले हुए, हमने लास्ट टाइम कब खेला था जब अथर्व यहाँ था, उसकी बात तो हम दोनों ही बिजी हो गए, आज खेलते हैं। हाँ यार तू सही बोल रही है, लगभग 1 हफ्ते हो गए हमें वीडियो गेम खेले हुए, चलो आज बेट लगाते हैं, ऋषिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। इधर अद्विक का कमरा। लगभग 5 घंटे सोने के बाद जब अद्विक की आंखें खुली तो उसने अपने अगल बगल देखा तो कोई नहीं था। फिर जब उसने अपने सामने सोफे पर उन चारों को बैठा हुआ और उसको घूरते हुए देख रहे थे, वह समझ गए कि वह चली गई है। अद्विक ने उन चारों से गुस्से में पूछा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैनर्स नाम की भी कोई चीज होती है? ऐसे ही किसी की भी कमरे में बिना उसी परमिशन की मुंह उठाकर चले जाओगे? तुम लोगों को मेरे कमरे की चाबी कैसे मिली? वो भाई, हमने मैनेजर से डुप्लीकेट चाबी मांगी थी क्योंकि आप उठा नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए आपको देखने की कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है। हालांकि हमें पता है कि आपकी तबीयत खराब होती ही नहीं, लेकिन फिर भी चेक करना हमारा फर्ज था, वरना माँ मुझे नचा नचा के मारती, अगस्त्य ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा। उसकी बात को सुनकर वहां बैठे सब लोग मन ही मन हंस रहे थे। चलो निकलो अब यहाँ से, मुझे नहाना भी है अभी, अद्विक ने कहा। तो जाओ अब यहाँ से, गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ, अद्विक ने गुस्से में कहा। तो अगस्त्य ने बोला, पर भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक आप हमें यह नहीं बताएंगे कि वह लड़की कौन थी जो आपको पहली बार सेड्यूस करने में कामयाब रही। अगर आपने नहीं बताया तो मैं अभी दादी सा को फोन करके कहूंगा कि भाई उस मेकअप की दुकान माया कपूर से मिलने के लिए तैयार हो गया है, आप उसे बुला लीजिए। अब सोच लीजिए आगे क्या होगा, वह आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर मुझसे ना कुछ कहना। अगस्त्य की बात सुनकर अद्विक ने उसकी तरफ अपनी गुस्से भरे चेहरे से देखा, जिसे देखकर अगस्त्य चुप हो गया। बात को बढ़ते देखकर मानव ने सबको शांत करते हुए कहा, अद्विक तुम जाओ आराम से ठंडे पानी से शावल लेकर आओ, तब आगे की बात करेंगे। हम सब लोग प्रत्युष के कमरे में हैं, तुम भी फ्रेश होकर वहीं आ जाओ, फिर आगे क्या करना है वह हम डिसाइड कर लेंगे। उसकी बात सुनकर अद्विक ने भी कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। उसको वहीं बैठे हुए देखकर अगस्त्य ने फिर से कहा, अब क्यों बैठे हो भाई, जाओ ना जाकर नहा लो, ऐसे ही बैठना है? वह इतना ही बोल पाया था कि अद्विक ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे तुम सब जाओगे तो ना मैं उठकर अपनी टॉवल ले पाऊंगा। अद्विक ने गुस्से में कहा। तो सब लोग ये सोचने लगे कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। 2 सेकंड के बाद जब उन सबको कुछ समझ में आया कि अद्विक ने अपने नीचे कुछ नहीं पहना है और वह इस हालत में बाहर भी नहीं निकल सकता ब्लैंकेट से, यह समझ आते ही उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वहां से तेजी से प्रत्युष के कमरे की तरफ ऐसे निकले कि जैसे किसी गधे के सर से सिंह गायब हो गया हो। वो लोग तुरंत ही सीधा अपने तेज कदमों से प्रत्युष के रूम का दरवाजा खोलते ही एक के ऊपर एक गिर गए और उन सब की आह निकल गई चोट लगने की वजह से। आओ चच लग गई, कितने मोटे हो गए हो आप सारांश भाई, मैं आज ही चाची माँ से बोलूंगा कि वह आपको पराठे थोड़े कम बनाकर खिलाया करें। अब तो आप दिन ब दिन बीफ और बफेलो भैंस होते जा रहे हो। कोई इतने मासूम से बच्चे के ऊपर गिरता है, वह भी ऐसी हाथी वाली बॉडी लेकर, मुझे कितना दर्द हो रहा है ये सिर्फ मुझे ही पता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सब लोग, छोटे सा बच्चा भी नहीं दिखता इनको। अगस्त्य ने अपने कमर के ऊपर हाथ रखकर उठते हुए और अपनी रोनी सी सूरत में कहा। अगस्त्य की बात सुनकर सारांश गुस्से में उसको पकड़कर 2-3 पंच मार देता है। वह ये भी नहीं दिखता कि वह मार किसको रहा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए। ओ चच बस करो भाई, बस लग रही है यार, अब मुझे मारने का इरादा है क्या? उसकी बात सुनकर सारांश रुक गया। उसने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वह इतने टाइम से जिसको मार रहा था वह अगस्त्य नहीं था, क्योंकि अगस्त्य तो उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था और उसको देख रहा था। सारांश की इस हरकत पर अगस्त्य मानव प्रत्युष अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। उनको ऐसा हंसता देखकर सारांश ने जब नीचे देखा तो वहां पर विराज को जमीन पर बैठकर अपने कमर को सहलाता देख वह भी जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। सारांश को पता चल गया था कि हर बार की तरह इस बार भी अगस्त्य ने उसको उल्लू बना दिया और तो और मार विराज खा रहा था और चीखने की एक्टिंग वो कर रहा था। बोलकर विराज ने सबको हंसते देखा तो उसने गुस्से में अपने हाथ उठाकर एक पंच सारांश को भी रख दिया, जिससे सारांश की भी आवाज निकल गई। आओ चच, उसकी आवाज सुनकर फिर वह पांचों अपने पेट पकड़कर हंसने लगे। अगस्त्य वही मानव के ऊपर चढ़कर उसका पैर पकड़कर अपने पेट से लगाकर हंस
रहा था। वही शावर के नीचे खड़ा अद्विक के सामने बार बार ऋषिका का चेहरा आ रहा था। उसके सामने कल रात का सीन याद आ रहा था कि कैसे उसने अपनी कमरे के बाहर बॉडीगार्ड की बातें सुनी तो बाहर आ गया, और जब उसने ऋषिका को अपने रूम की तरफ आते देखा जो कि बहुत जल्दी में थी, उसको समझने में जरा सी भी देरी नहीं लगी कि वह क्यों इस तरह जल्दी में है, और फिर उसने जल्दी से उसको अपनी बाहों में खींच लिया, उसको अपने इतने करीब अपनी बॉडी से चिपके देख और उसके छूने से अद्विक ने अपना कंट्रोल खो दिया, और फिर वो दोनों एक दूसरे में समा गए। और ऋषिका का अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाना, वो भी नशे की हालत में और शर्म के कारण अपनी आंखें नीचे कर लेना, ये सब उसके आंखों के सामने एक मूवी के क्लिप की तरह चल रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो मिस्ट्री ब्यूटी, और तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। वैसे भी मुझे बहुत खुशी है कि आज तक तुम्हें मेरे अलावा किसी और ने छुआ नहीं है, जो ये बताता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही बनी हो, अद्विक ने अपने आप से कहा। आराधना मेंशन। रूही और ऋषिका का गेम फाइनल राउंड पर पहुंच चुका था। कभी रूही आगे जाती तो कभी ऋषिका, ऐसे ही कुछ ही देर बाद ऋषिका जीत गई और रूही हार गई। रूही ने अपना बुरा सा फेस बनाते हुए कहा, यार रीत, तू तो हर चीज में बेस्ट है, मुझे भी कुछ सिखा दे, वरना फिर जब मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिलेगा तो मुझे देखकर कहेगा कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं किस डॉन्की से प्यार कर बैठा। ऋषिका को बचपन से उसकी माँ और उसकी फ्रेंड्स उसको रीत बुलाते हैं, क्योंकि ये नाम उसके दादाजी ने उसको अपनी गोद में सबसे पहले लेते हुए बोला था, क्योंकि वह कपूर खानदान में 2 पीढ़ी बाद जन्म लेने वाली पहली लड़की थी, और उसके दादाजी यह जानकर बहुत खुश हुए थे। ऋषिका बचपन से ही अपने दादा की टू कॉपी थी, उसे सबसे ज्यादा प्यार उसके दादाजी ही करते थे। दादा और पोती की जान बसती थी एक दूसरे में। उसने 2 साल पहले अपना सब कुछ बदल दिया था, यहाँ तक कि अपना नेम भी ऋषिका कपूर से रीत प्रताप सिंह रख लिया था। रूही ने जब अपनी बात खत्म करके रीत की तरफ देखा तो वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। वैसे मैंने सुना कि आपके लिए रिश्ता आया है, वह भी शर्मा फैमिली से, सच में? ओ माय गॉड, माय रो इज गोइंग टू बी मैरिड विद द बिग सन ऑफ द शर्मा फैमिली। अब तो आप मिस मित्तल से मैसेज शर्मा बन जाएंगी, रीत ने चाहते हुए कहा। अरे अरे, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी कहाँ, वो लोग तो बस मुझे देखने आ रहे हैं, तैयार नहीं हो गए हैं मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए। वैसे भी मुझे तो लगता है कि सारांश जी मुझसे शादी करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मैं उनके लिए लायक ही नहीं लगूंगी, और मुझे जहां तक लगता है कि मैं उन्हीं फैमिली को पसंद भी नहीं आऊंगी। रूही ने उदास होते हुए कहा। डोंट वरी यार, अगर वह तुम्हारे सोलमेट होंगे तो वह जरूर हाँ बोल देंगे। आपको देखते ही चलिए, अब चिल करिए और बताइए कब आ रहे हैं आपको देखने। रीत ने बात बदलते हुए पूछा। यही 2 दिन बाद, तीसरे दिन, और हाँ परसों तुम मेरे और मेरी पूरी फैमिली के साथ शॉपिंग पर चल रही हो। मम्मा ने तुम्हें पर्सनली बुलाया है, अगर तू नहीं आई तो माँ गुस्सा हो जाएगी, फिर मनाना उनको, मैं नहीं जानती, और वैसे भी मेरे पास मेरी फैमिली और तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, और इस वक्त सिर्फ तुम मेरे पास हो। मिशा का तो कुछ पता ही नहीं है, 4 साल हो गए उससे मिले हुए और आज तक इंडिया नहीं आई। उसने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमसे मिलने जरूर आएगी, अभी तो सिर्फ फोन पर बात ही करते हैं, हमसे मिलने तक नहीं आई। और तुम्हें पता है ना कि पूरे यूनिवर्सिटी में हम तीनों की फ्रेंडशिप कितनी फेमस थी, हम तीनों ही एक दूसरे के BFF थे, और पूरी यूनिवर्सिटी हमारे ग्रुप से डरती थी। अगले साल तो हम 5 मिल भी लिए थे, पर मिशा तो हमसे मिलने ही नहीं। हमारा ग्रुप हमारी शान थी, और तुम्हें तो पता है प्रोफेसर थॉमसन, वो तो दिन भर सिर्फ तेरे ही पीछे पड़े रहते थे। रूही ने कहा। हाँ यार, मेरे लिए जितनी आप मायने रखती है उतनी मिशा भी। अभी परसों ही बात हुई थी, उससे बोल रही थी कि अभी भी वह हमसे मिलने नहीं आ पा रही है। उसका अभी 3rd सेमेस्टर चल रहा है, इसलिए हम दोनों तो एक साथ है, पर वह तो अकेली है। उसको भी हमारी कितनी याद आती होगी। तू चिंता मत कर, वह जल्दी ही आएगी, रीत ने मायूस और उदास होते हुए कहा। तभी उसको कुछ याद आया और उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए रूही से बोली, OMI रो, मुझे तो क्लब जाकर उनकी वॉच रिटर्न करनी थी, और मैं अभी तक गई नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, वरना कहीं वह चले गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और वैसे भी मैं उनको फेस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रिसेप्शन पर देकर तुरंत ही आ जाऊंगी। और हाँ, कल मॉर्निंग में मॉम के हाथ का गर्मा गर्म आलू के पराठे जरूर लाना। और हाँ, रीत ने इतना ही बोला था कि तभी रूही उसकी बात वही काट दी। OMI, मुझे तो क्लब जाकर उनकी वॉच रिसेप्शन पर सबमिट करनी थी, मैं
चलती हूँ रो, और हाँ कल मॉर्निंग में मॉम के हाथ का नाश्ता लेकर जरूर आना। ठीक है बाय। और हाँ ऋषिका ने इतना ही कहा था कि तभी रूही ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ हाँ मैं प्लेट साफ कर दूंगी, तुम्हारे क्लॉथ बेड पर रख दूंगी, रात का डिनर ऑर्डर करके रख दूंगी, और डोर लॉक करके ही जाऊंगी, बस यही ना कि और कुछ बाकी है तो वह भी बता दो। उसकी बात सुनकर ऋषिका की खूबसूरत सी आंखें गीली हो गई और उसने अपने भरी हुई आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। यू आर माई लाइफ एंड थैंक्स टू बीइंग इन माई लाइफ। मॉम के चले जाने के बाद और डैड का हमें घर से बाहर निकालने के बाद सिर्फ एक तू ही तो थी जिसने मेरा हर कदम पर साथ दिया। तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज के टाइम में तेरी जैसी दोस्त किस्मत वाले को मिलती है और मैं बहुत ही बड़ी किस्मत वाली हूँ तुम्हें पाकर। चल अब ज्यादा सिटी मत हो और निकल यहाँ से, अब तुझे देर नहीं हो रही है, जब देखो तब लेक्चर देती रहती है, तुझे तो मंदिर में जाकर प्रवचन देना चाहिए। मुझे पक्का भरोसा है तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगी। रूही ने माहौल को ठीक करने के लिए अपने मजाकिया अंदाज में बोला। उसकी बात सुनकर ऋषिका मुस्कुराते हुए कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गई और अपनी कार में बैठकर सीधा अलेक्सा क्लब की तरफ चल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जब अद्विक फ्रेश होकर प्रत्यूष के कमरे में पहुंचा तो वहां सबको जमीन पर लेटकर अपने पेट पर हाथ रखे हुए जोर जोर से हंसता हुआ देखता है तो वह सीधे जाकर किसी राजा की तरह बीच वाले सोफे पर बैठ जाता है और उनको हंसते हुए घूरने लगता है। वो लोग हंसने में इतना मगन थे कि उन्हें अद्विक के आने का पता ही नहीं चला। ने उन सबको अलग अलग अजीब पोजीशन में हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। जब अगस्त्या ने देखा कि उसका भाई आ गया है तो वह बधाते हुए खड़ा हो खांसने लगा, जिससे सबका ध्यान और नजर आधुनिक पे चली जाए। अगस्त्य को जब ऐसे खांसते उन लोगों ने देखा कि अधिक आ गया है और उनको भूल रहे तो शांत हो गए और एकदम सीरियस टोन में जाकर अपने प्लीज जगह पर बैठ गए। फिर सारांश ने उसने बोला, अधू बताना वह लड़की कौन थी कल तेरे साथ। हाँ अधिक बताना कौन थी वह, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मिस्ट्री ब्यूटी को लाइक करते हो, वो जिसने तुझे कल गले लगाया था, पर तू कल किसी और के साथ इंटीमेट हो गया। और मुझे ये बता तू उसके साथ कंफर्टेबल कैसे हो गया। और तो और तेरा इतने सालों से बंद पड़ा हुआ लोअर पार्ट उसने एक सेकंड में जगा दिया। बता ना यार कौन थी, क्या तू उससे सेटिस्फाई था। मानव ने एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना शुरू ही किया था कि तभी आद्विक में उसकी बात काटते हुए अरे इरिटेट होते हुए कहा, जस्ट शट अप योर माउथ, आई एम गोइंग टू गिव यू प्रिया आंसर ऑफ योर आंसर, सो प्लीज जस्ट कीप साइलेंट। हम ठीक है, आप ही सब क्लियर बता दीजिए ना भाई, इतनी देर से सबकी बातें सुनकर इरिटेट होते हुए अगस्त्य ने कहा तो सब शांत होकर अद्विक की तरह देखने लगी ताकि वह आगे बोलना कंटिन्यू करें। हाँ मैंने कल अपना कंट्रोल खो दिया था और मुझे कल ही पता चला कि अब मेरी लोअर पार्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है, पर फिर भी मुझे मेडिकल चेकअप की जरूरत है और मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ अपने निचले हिस्से में। पूरे 5 घंटे बाद में पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बचपन से ही मेरी लोअर बॉडी काम करना बंद कर दी थी। फिर कल अचानक से उसको ऐसे अपनी इतने करीब देखने से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और फिर ये सब हो गया। इतने सालों से बंद था इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, पर अब जाकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी मिस्ट्री ब्यूटी ही थी, मैं उसके अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकता, अद्विक ने शांत तरीके से कहा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद चारों के चारों अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसको घूरने लगे। किताबी प्रत्यूष ने बोला, ओ वह वहीं थी, लेकिन 5 घंटों तक लगातार, क्या उसको कोई दिक्कत या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुमने चेक किया था क्या वह वजन थी? और तो और उसको बस अपने ज्यादा करीब से देखने भर से ही आपने हलचल महसूस की थी और आपका लोअर बॉडी जाग गई। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वह हैंडल कर ली थी। और वैसे भी हम बीच बीच में रुके भी थे। और वन मोर थिंग, शी इज वजन, उसकी वजनिटी मैंने लूट की थी और किसी ने नहीं समझे तुम, वो सिर्फ मेरी है। पर यह उसका फर्स्ट टाइम था तो उसे बहुत पेन हुआ स्टार्टिंग में, अद्विक ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा। जिसे उन 5 ने नोटिस किया तो उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतने गुस्से में रहने वाला आज इतना फिक्रमंद हो रहा है, वह भी एक लड़की के लिए। भगवान एक ही दिन में दो चमत्कार दिखा रहे हैं हम लोग को, पर आप उनको ढूंढेंगे कैसे? पता कैसे चलेगा कि वह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें तो उनका नाम भी नहीं पता, प्रत्यूष ने कहा कि तभी किसी ने
डोर नॉक किया तो अद्विक ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, कम इन। उसके इतना कहते ही उस क्लब का मैनेजर अपने हाथ में एक पेपर लेकर आया और बोला, सर आपका काम हो गया। वह आई थी और आपके कहने पर हमने उनसे ये कहा कि अभी आप चले गए हैं और पता नहीं कब वापस लौटे, इसलिए आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, जब वह आएंगी तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। हमारी बात सुनकर उन्होंने कुछ देर तक सोचा, फिर झिझकते हुए अपना नंबर दे दिया और वहां से चली गई। जी ये उनका नंबर और यह फोटो जो हमने सीसीटीवी से मंगवाया है, जैसा कि आपने कहा था। उस मैनेजर की बात सुनकर अद्विक ने अपना उसी एक्सप्रेशन चेहरा लिए हुए कहा, गुड, तुम्हारा प्राइस तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा, अब तुम उसे यहाँ रखो और जाओ। उसने उस मैनेजर के हाथ में लिया हुआ पेपर और इनवेल्प जिसमें ऋषिका की फोटो थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वह मैनेजर पेमेंट के नाम पर खुश होकर वहां से चला गया। मैंने कल रात में सोने से पहले अपनी वॉच उसकी ड्रेस से लगा दी थी, क्योंकि मुझे पता था तो वह अपने कपड़े बिना देखे पहन के चली गई होगी और आज वह लौटा नहीं आई थी, इसलिए मैंने मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह उससे उसका नंबर मांगे और यह कहे कि मैं यहाँ से चला गया हूँ, सुनाओ। आई हैव हर फोन नंबर, अद्विक ने कहा तो उसकी बात सुनकर अगस्त्य चाहते हुए बोला, वाह भाई, आपने यहाँ पर भी अपना बिजनेस वाला दिमाग का खेल लगा ही दिया। वेल, वेरी नाइस मूव। हम अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ सारांश भाई कि मैंने ये सुना है कि आप शादी कर रहे हो, मतलब हमने आपको कितनी बार फोर्स किया लेकिन आप एक बार भी माने नहीं। आप हमेशा ये कहते थे कि जब तक अद्विक भाई शादी नहीं करेंगे तब तक आप भी नहीं करेंगे, लेकिन अद्विक भाई के एक बार बोलने पर ही आप लड़की देखने को भी तैयार हो गए, मानना पड़ेगा ये दोस्ती बड़ी गहरी है, विराज ने कहा। वैसे लड़की कौन है और कब जा रहा है तू लड़की देखने, मानव नहीं पूछा तो उसकी बात का जवाब देते हुए अगस्त्य ने लगभग खुश होते हुए कहा, अरे भाई वह तो इंडिया की जानी मानी फैशन डिजाइनर रूही मित्तल है। अगस्त्य ने खुश होते हुए कहा, इंडिया की सबसे जानी मानी फेमस डिजाइनर रूही मित्तल। उसकी बात सुनकर मानव ने सारांश से कहा, वैसे रूही से कब मिलने जा रहा है? मैंने सुना है वह बहुत अच्छी और खूबसूरत है, उसके साथ तेरी जोड़ी अच्छी लगेगी। मानव ने पूछा तो सारांश में जवाब देते हुए कहा, हाँ यार, घर वालों के कहने पर जा रहा हूँ तीसरे दिन देखने, और हाँ कल तुम सब लोग मेरे साथ शॉपिंग पर चल रहे हो। हम हमारी फैमिली और रूही की फैमिली होगी। वैसे मैंने सुना है कल उसकी बेस्ट फ्रेंड आने वाली है, क्या पता तुम में से किसी को पसंद आ जाए। चलो छोड़ो भी, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, अद्विक ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा। चलो छोड़ो ये सब बातें, आप सब अपने अपने घर चलो, अद्विक ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा तो सब लोग वहां से उठ खड़े हुए और अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ उधर जब ऋषिका वह घड़ी लौटाने गई तो वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट से उसने बोला कि उसे यह घड़ी इसके ओनर को लौटानी है। उसकी बात सुनकर मैनेजर आया और उसने उससे उसका नंबर मांगा और कहा कि जब इस वॉच के ओनर आ जाएंगे तब आप खुद दे दीजिएगा, ये हम नहीं रख पाएंगे। उसकी बात सुनकर ऋषिका का चेहरा पूरा लाल हो गया। उसने सोचा था कि वह अब उस आदमी से कभी नहीं मिलेगी, पर अब तो उसे अपना नंबर भी देना होगा। फिर उसने अपना सर झटकते हुए अपने आप से ही कहा, डोंट वरी रीत, वह बस अपना वॉच लेकर चला जाएगा, नहीं क्या पता उस रात की वजह से वह फिर से मुझे से जबरदस्ती करने लगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्या पता उसने मेरे ऊपर मॉलेस्टेशन का केस कर दिया तो। वैसे भी वह बहुत बड़े फैमिली का लग रहा था, उसके आसपास इतने बॉडीगार्ड्स थे जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी देने वाली कंपनी एसएस प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जिसकी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अलग अलग ब्रांच बनाई गई थी, जिसको बनवाने वाले कोई और नहीं बल्कि एशिया की जानी मानी रिच फैमिली शर्मा फैमिली के बड़े बेटे ने शुरू किया था। कहीं उसको यह न लगे कि मैं उसके पैसे के लिए उसे फंसाने के लिए उसके साथ सोई थी। वैसे भी इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, मैं ही उसके इतने करीब थी तो उससे उसे अपना कंट्रोल खोना ही था। ओहो रीत, तू पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? वह अपने इन बातों के सवालों का जवाब खुद ही दे रही थी। उसने अपना सिर झटकते हुए मैनेजर को अपना फ़ोन नंबर दिया और वहां से अपने सिर को नीचे झुकाए हुए अपनी कार की तरफ चल दी। जैसे कि कोई बच्चा गलती करने पर अपने पेरेंट्स से छुपता है, वैसे ही इस वक्त उसने अपना चेहरा छुपा रही थी। वह वहां से निकलकर सीधा अपने भाई के हॉस्पिटल के लिए निकल गई। ऋषिका के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे जानकर आप सब शॉक हो जाएंगे और साथ साथ सरप्राइज भी। आगे देखते हैं क्या क्या सरप्राइजेस और शॉक है हमारे लिए।
ऋषिका पहली ऐसी लड़की है जिसने अपनी 24 साल की उम्र तक ही क्या कुछ हासिल नहीं कर लिया था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसकी कमाई हुई मेहनत, इज्जत सब कुछ चली गई। ऋषिका जब 19 साल की हुई तो उसने अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल तक वर्ल्ड के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट मिस्टर फ्रैंक डिसूजा, जो कि उस समय लंदन में ही थे, से छोटे से बड़ा हर एक डिजीज ऑपरेशंस, छोटी से छोटी बीमारी सबके बारे में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। वह भी उनकी असिस्टेंट बनकर। मिस्टर डिसूजा उससे बहुत खुश थे क्योंकि वह पहली एक ऐसी लड़की थी जिसने सिर्फ 2 साल यानी कि सिर्फ अपने 20 साल की उम्र में ही वह उनसे ज़्यादा बारीकी और नॉलेज हर चीज़ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ गई थी। ऋषिका जब 11th क्लास में थी तब उसके मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स के 2 से 4 महीने के बाद उसकी मॉम की डेथ भी हो गई थी। उसे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने अपने डैड से कहकर अपना और अपने भाई को लेकर वह लंदन चली आई थी, जहां उसने अपना एडमिशन लिया और फिर मुलाकात हुई उसकी रूही, निशा, अमित, आकाश, त्रिशा और उनको बाद में बताऊंगी, कुछ तो सस्पेंस रहने दो। उसकी अपनी क्लास की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल के लिए लंदन चली गई थी और फिर एक दिन उसे अपने डैड का फ़ोन आया कि उन सबको पिकनिक के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना है, तो उसने भी हाँ कह दिया कि क्यों कि इतने सालों बाद आज उसके डैड ने कहीं बाहर उसको उसके भाई को ले जाने के लिए बोला था। फिर जब लोग स्विट्ज़रलैंड गए तब आहान ने उसको प्रपोज किया था, तो उसने भी उसे अपना एक अच्छा दोस्त समझकर हाँ कह दिया था। फिर उस रात एक एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों के बीच कड़वाहट ने जगह ले ली थी। फिर जब वो लोग वापस मुंबई आए तो निहारिका ने मिस्टर सिद्धार्थ कपूर को उकसा कर ऋषिका और उसके भाई को घर से बाहर निकलवा दिया। फिर उसकी दादी ने उसे और उसके भाई को लंदन के लिए भेज दिया और तब से वह उसका भाई लंदन में ही रहने लगे थे। वहां से 3 साल का अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जब वह 21 साल की हुई तो वह इंडिया वापस आ गए, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली है। मिस्टर डिसूजा ने उसे 21 साल की उम्र में ही 4 सबसे बड़े बड़े ऑपरेशन करने का ऑर्डर दिया था, जो कि उन्हें रसिया, अमेरिका और इंग्लैंड से मिले थे। क्योंकि वह एक एक्सपीरियंस और वर्ल्ड बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट थे। रसिया की क्वीन उस समय काशी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, इसीलिए मुझसे डिसूजा को उनका ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि वह खुद न आकर अपनी एक स्टूडेंट को भेज रहे हैं तो वह लोग बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप एक बच्चे को भेज रहे हैं, क्या आपको हमारी क्वीन की ज़रा सा भी परवाह नहीं है? आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आप एक 20 से 21 साल की लड़की को इतने बड़े ऑपरेशन के लिए भेज रहे हैं। अगर हमारी क्वीन को कुछ भी हुआ तो आप क्या आपकी पूछते भी जिंदा नहीं बचेंगे? उनकी इस बात का जवाब देते हुए मिस डिसूजा ने कहा था, जो मैं नहीं कर सकता वह ये कर सकती है। कौन कहता है कि हुनर हमेशा तजुर्बे के साथ ही चलता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हुनर के साथ तजुर्बा चलता है। अगर आप सबको हमारे ऊपर 1% भी भरोसा हो तो आप ये ऑपरेशन मेरी स्टूडेंट को ही करने दे। हालांकि वह सब भी क्या, यहाँ तो ऋषिका भी हैरान थी कि उसे जितना अपने पर भरोसा नहीं था उससे कई ज़्यादा मिस्टर डिसूजा को उसके ऊपर था। हालांकि रसिया वाले जानते थे कि मिस्टर डिसूजा ऐसे ही किसी को नहीं भेजेंगे, इसलिए आखिर में वह भी मान गए। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ लगभग 4 घंटे बाद। जब ओटीसी बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसने उन सब की तरफ जो बाहर खड़े थे हम सब का इशारा देते हुए ऑपरेशन सक्सेसफुल कहा, तो वहां खड़े सभी लोग हैरानी और खुशी दोनों के मिले जुले भाव से उसको देखने लगे। ऐसे ही उसने बाकी 3 ऑपरेशन कंप्लीट किए, वह भी सारे के सारे सक्सेसफुल। उसकी इस बेहतरीन टैलेंट और मेहनत की वजह से मेडिकल में सबसे ज़्यादा माना लास्कर अवार्ड, जो कि रसिया द्वारा उसे सम्मानित किया गया। हालांकि उसने ये अवार्ड न लेकर मिस्टर डिसूजा को दिया। उसकी इस सफलता पर पूरी दुनिया उसको जानने लगी थी, जिसकी वजह से भारत के प्रेसिडेंट ने उसे बहुत ही सराहनीय कहा था। उसने सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ें में भी अपना पैर जमाया हुआ था। वह 21 साल की उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। ऐसा ही हुआ उसके साथ। इंडिया आने के बाद उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। अब तो कोई जानता भी नहीं था कि रुचिका कहाँ है। उसने न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा भी कार्डियोलॉजिस्ट सीखा था। ऋषिका ने हॉस्पिटल पहुंचते ही सीधे अपने भाई के बोर्ड की तरफ चलती मुझे बाहर गई तो उसने देखा कि उसका भाई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि आज वह आने वाली है। ओ माय डियर बनी, हाउ आर यू? आपने कुछ खाया?
आपने मेडिसिन ली? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऋषिका ने इतना बोला ही था कि तभी उसकी बात काटते हुए अथर्व ने कहा, ओहो डीएम, आप एक साथ इतने क्वेश्चन कैसे पूछ लेती हैं? मैं एकदम फाइन हूँ और मैंने मेडिसिन भी ले ली है। आप बैठो मेरे पास, मुझे बस आपकी गोदी में सर रखकर कुछ देर तक आराम से सोना है। यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता आपके बिना। मेरे पास कोई नहीं है और आप भी अभी मेरे पास नहीं थी कल रात को और मैं सोया भी नहीं। टू बी कंटिन्यूड।